नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम जानेंगे हथेली के सामान्य परिचय के बारे में। प्रिय दर्शकों, आज क्लास 1 है और आज प्रथम क्लास में हम यह समझेंगे कि हम जब हथेली का विश्लेषण करना प्रारंभ करें तो उससे पूर्व हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम हथेली का निरीक्षण कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हथेली का भाग कितना है, यानी कहां से कहां तक का भाग हथेली का होता है और हथेली हम क्यों देखें और हथेली देखने से हमें क्या प्राप्त होगा और हमें कौन सा हथेली देखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के पास 2 हाथ है, 2 हथेली है, तो इन दोनों में से किस हथेली का निरीक्षण करना है, इस पर सामुद्रिक शास्त्र का क्या मत है, आइए हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, मनुष्य सदा से भविष्य को जानने के लिए प्रयत्नशील रहा है, उत्सुक रहा है। अपने जीवन में होने वाली तमाम घटनाओं को, चाहे वह भूत की घटना हो, चाहे वह भविष्य की घटना हो, चाहे वह वर्तमान की घटना हो। भूत का मतलब अतीत, यानी अपने जीवन के तीनों कालों को जानने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहा है। प्रिय दर्शकों, कभी कभी ईश्वर पर आश्चर्य और इसके ठीक बाद उसकी महानता के सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुक जाता है कि वह कितना कुशल कारीगर है, जिसने भविष्य की सैकड़ों लाखों घटनाओं को टेढ़ी मेढ़ी लकीरों के माध्यम से, इस हथेली पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरों के माध्यम से मनुष्य के हाथों में अंकित कर दिया है। लाखों सैकड़ों घटनाओं को, इससे अधिक भी, यानी हमारे जीवन में प्रश्न का जो है वह लिमिट नहीं है। प्रश्नों की कोई एक निर्धारित संख्या नहीं है। जितना हमारे मन में प्रश्न बन जाएगा वह सब कुछ हम देखेंगे और इस हथेली पर देखेंगे। तो वह ईश्वर कितना बड़ा कुशल कारीगर है, जिसने इस हथेली पर असंख्य प्रश्नों को टेढ़ी मेढ़ी लकीरों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। अब रही बात हस्तरेखा विशेषज्ञ के ऊपर कि वह इसमें से कितना समझ सकता है। वह जितना समझ सकता है वह समझ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस हथेली में उतना ही है। इस हथेली में मानव जीवन की सभी घटनाएं, चाहे वह भूतकाल की हो, अतीत काल की हो, चाहे वह वर्तमान काल की हो या भविष्य में होने वाली हो, सब कुछ निहित है। और श्रद्धा होती है उन ऋषियों पर मुझे, जिन्होंने अपनी तपस्या और दिव्य दृष्टि के माध्यम से इन रेखाओं के रहस्य को समझा है। इस हाथ में अंकित लकीरों के रहस्य को समझा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ज्ञान को सुलभ किया है। हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को अत्यंत सरल बना दिया है, अत्यंत सुगम बना दिया है कि हम हथेली को सरलता पूर्वक देखकर अपने जीवन में होने वाली तमाम घटनाओं को बड़ी सरलता पूर्वक समझ लेंगे। प्रिय दर्शकों, कई लोगों के मन में यह सहज प्रश्न उठता है, सहज जिज्ञासा होती है कि दाहिना हाथ देखना चाहिए कि बायां। हम प्रश्न को समझते समय, हथेली देखते समय कौन सा हथेली देखें, दाहिने हाथ की हथेली या बाएं हाथ की हथेली। तो प्रिय दर्शकों, हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह दाएं हाथ की हथेली का ही निरीक्षण करे, दाहिने हाथ की ही हथेली का महत्व दे, क्योंकि हम अपने जीवन के अधिकतर कार्य दाहिने हाथ से ही करते हैं। अतः हमारी सक्रियता दाहिने हाथ से आंकी जा सकती है। अब प्रिय दर्शकों, जो लोग बाएं हाथ से अधिक कार्य करते हैं, जिनको कहा जाता है कि ये लेफ्टी हैं, ऐसे लोगों के हाथों का अध्ययन आप बाएं हाथ से करेंगे, क्योंकि वह अपने जीवन के अधिकतर कार्य बाएं हाथ से करते हैं। इसलिए
उनके बाएं हाथ का अध्ययन करना चाहिए। और महिलाओं का जो हथेली का अध्ययन होगा वह बाएं हाथ की हथेली का अध्ययन होगा। लेकिन यहां भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो महिला आत्मनिर्भर है, जो राजकीय सेवा में निवृत्त है, जो आत्मनिर्भर है, उस महिला की दाहिने हाथ की ही हथेली का अवलोकन होगा, निरीक्षण होगा। दाहिने हाथ की हथेली की रेखाओं को देखकर ही फल कथन करना है, बाएं हाथ की नहीं। अब जो महिला आश्रित है, चाहे वह अपने पति पर आश्रित हो, चाहे वह अपने पिता पर आश्रित हो, जो महिला किसी पर आश्रित है उसके बाएं हाथ की हथेली का अध्ययन होगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं समझ रहा हूं कि दाएं हाथ और बाएं हाथ का जो प्रश्न आपके मन में बन रहा होगा वह अब क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब है कि जो आत्मनिर्भर व्यक्ति है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला, उसके दाहिने हाथ का ही अध्ययन होगा, बाएं हाथ का नहीं। और जो पुरुष हो या महिला, यदि वह किसी दूसरे पर आश्रित है, धनोपार्जन में सक्षम नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, तो उसके बाएं हाथ का अध्ययन होगा। या फिर जो व्यक्ति धनोपार्जन में सक्षम है लेकिन वह लेफ्टी है, सारा कार्य बाएं हाथ से करता है, उस व्यक्ति का भी हथेली का निरीक्षण बाएं हाथ का ही करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब मैं बताने जा रहा हूं कि हथेली के चित्र जो ये आप देख रहे हैं, इस हथेली पर कि आप हथेली के किस भाग का अध्ययन करेंगे, कितना भाग हथेली माना जाता है, कितने हिस्से का अध्ययन होगा और किस प्रकार से होगा। प्रिय दर्शकों, जो हथेली में यहाँ की रेखाएं होती हैं, यानी कलाई के पास जो यहाँ की ये वाली लकीरें होती हैं, यहाँ आप चित्र में 3 लकीरें देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं मणिबंध। इसको कहते हैं मणिबंध। इस मणिबंध से ऊपर का जो भाग है, इस कलाई के मणिबंध से जितना ऊपर का हिस्सा है यही हथेली कहलाता है। यानी इस मणिबंध से ये जो नीचे का हिस्सा है, इधर का जो हिस्सा है, इस पर किसी भी प्रकार का चिन्ह हो, निशान हो, वह विचारणीय नहीं होगा। इस रेखा के इधर ये रेखा, इस रेखा तक होता है, इसको मणिबंध कहते हैं। इस रेखा तक विचार होता है। इस रेखाओं का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इससे आयु आदि का विचार करते हैं, लेकिन इससे इधर की रेखाओं का विचार नहीं होगा। अब इससे ऊपर हथेली में जो सबसे बड़ी वाली उंगली होती है वो ये होती है, जिसको कहते हैं मध्यमा उंगली। इस वाली उंगली को कहते हैं मध्यमा उंगली। तो इस उंगली के सबसे ऊपर वाले पोरुए पर, इनको पोरुए कहते हैं, जो प्रत्येक उंगली में 3 होते हैं, इनके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। तो ये सबसे ऊपर वाला जो पोरुआ है, यानी हथेली का सबसे अंतिम छोर हो जाता है ऊपर की तरफ। तो यहां से लेकर यहां तक के भाग में, यहां तक के भाग में जितने भी चिन्ह बन रहे हो, जितने भी पर्वत बन रहे हो, चाहे जितनी प्रकार की रेखाएं आपको यहां देखने को मिले, वो प्रधान रेखा हो चाहे सहायक रेखा हो, उन सबका निरीक्षण होगा, उन सबका महत्व है हमारे जीवन में, हमारे हथेली में, फल कथन में। तो मणिबंध से ऊपर जितनी रेखाएं आपको देखने को मिले, जितनी पर्वतों का स्थान मिले, जितना चिन्ह मिले, सबका निरीक्षण होगा। दूसरी बात, हमारे हथेली में सीधे हथेली का ही निरीक्षण होगा, लेकिन हथेली के पीछे केवल नाखूनों का निरीक्षण होता है। जो यहाँ पर नाखून होते हैं, उन नाखूनों का निरीक्षण होता है कि उसकी आकृति किस प्रकार का है, उस पर किस प्रकार के चिन्ह बने हैं, निशान बने हैं। और उसके साथ साथ प्रत्येक उंगलियों का निरीक्षण होता है, क्योंकि ये ग्रहों की उंगली मानी जाती है। तो ये उंगली कितनी लंबी है, ये उंगली का झुकाव किस प्रकार है, ये उंगली सीधी है कि टेढ़ी है, इन सब बातों का भी हथेली में सूक्ष्मता से निरीक्षण करना चाहिए। अब चाहे वह अंगूठा हो, चाहे वह तर्जनी उंगली हो, चाहे वह मध्यमा उंगली हो, चाहे वह अनामिका उंगली हो, चाहे वह कनिष्ठिका उंगली हो,
इन उंगलियों के लंबाई आदि के बारे में भी और उनके झुकाव आदि के बारे में भी विस्तार से समझना चाहिए, सूक्ष्म रूप से गणना करना चाहिए। और साथ ही साथ मणिबंध से ऊपर का ही भाग हथेली का होता है, तो इस पर बनने वाले तमाम चिन्ह और निशानों के बारे में हमें विस्तार से गंभीरता से निरीक्षण करना चाहिए और उसके अनुसार ही फल कथन करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के क्लासों में हम सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे हस्तरेखा किस प्रकार से हम देखते हैं, किस प्रकार से हमें देखना चाहिए और हमारे हथेली में किस प्रकार के ग्रह निशान रेखाएं बनी हुई हैं, उन तमाम ग्रह रेखाओं के बारे में, लकीरों के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।